हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द क्लाउड बाय पर्सी बायसी सेले की दूसरी पार्ट। पोएम की पहली पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी। ये दूसरी पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा कि क्लाउड के बारे में पोएट बहुत सी चीज़ें हमें बताते हैं और सिखलाते हैं कि क्लाउड का वर्क क्या होता है, किस प्रकार क्लाउड हमारे नेचर के लिए ज़रूरी है और किस प्रकार वो नेचर को वाटर प्रोवाइड करता है ताकि नेचर अलाइव रहे। बताया कि क्लाउड किस प्रकार दूर सी और रिवर से पानी लाता है और हमारे पौधों में छिड़कता है, उन पौधों को नई जान देता है और बहुत सारे कलर्स के बारे में बताया जिससे कि नेचर के प्रति जो ब्यूटिशियन है नेचर का, उसके बारे में हमें पता चला। और पोएट ने उस क्लाउड को एक इमेजिनेशंस के थ्रू बताया कि वो किस तरह डव की तरह दिखता है। ये सब हमने पिछले 3 स्टैंजाज में देखा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये छोटा सा रिकैप था पिछले स्टैंजाज के। अब ये 4th स्टैंजा है। आइए हम शुरू करते हैं। That barbed maiden with white fire laden, whom mortals call the womb, glides glamoring o'er my flames like flow by midnight breezes strong, and wherever the beat of her unseen feet, which only the angels hear, may have broken the woof of my tent's thin roof, the stars peeps behind her and peep, and I laugh to see them whirl and flip like a swarm of golden bees when I widen the rent in my wind built tent, till claim the rivers, lakes, and seas like strips of sky fallen through me on high, each paved with the moon and these। पोएट रात के समय का जिक्र करते हैं जब मून सफ़ेद गोले सा सरफेस ऑफ क्लाउड में रहता है, और मून तभी दिखता है जब क्लाउड में लगता है जैसे कि वहाँ पे कोई छेद था जहाँ से मून थोड़ा सा दिखा और फिर बादलों के पीछे छिप गया। और उन गैपों से ना सिर्फ चंदा बल्कि स्टार्स भी ऐसे झांकते हैं और तुरंत गुम हो जाते हैं। और वो क्लाउड जो है स्टार्स को देखकर हंसता है कि किस तरह वो आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, यानी वो ट्विंकल कर रहे हैं। और ये सब होता हुआ पोएट एक नदी पे देखता है कि रात में अचानक एक लाइट जलती है जब मून बादलों के गैप से बाहर निकलता है और फिर छिप जाता है। वो तारे ऐसे लगते हैं जैसे मानो कोई चीज़ जो आती है और तुरंत छिप जाती है। जब तारे वहाँ ट्विंकल कर रहे थे तो पोएट उन्हें एक गोल्डन बीज की तरह कंपेयर करते हैं जो कि अपना चमक दिखाते हैं और फिर छिप जाते हैं। पोएट ने इन चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से कंपेयर किया और बताया कि ये कितने सुंदर दिख रहे हैं इस नेचर में, कि कैसे वो चंद्रमा कभी आता है तो कभी छिप जाता है, और वो तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मुझसे नुक्का छिपी खेल रहे हों, कभी आते हैं कभी छिप से जाते हैं। पोएट रात के वक्त इन्हें लेक्स में देखकर और खुश हो रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं 5th स्टैंजा में और देखते हैं कि पोएट आगे क्या कहते हैं। I blind the sun thrones with a burning zone, and the moon with a glidle rill and swim. The volcanoes are dim, and the star reels and swim. When the whirl wind by barren unfurl from cape to peak with a breeze like shape over a torrent sea, Sabine prove
I been like a roof. Mountains its column be, the simple arch through which I march, with hurricane, fire and snow, when the power of the air are clinged to my chest, is the million color blow. As fair fire above its soft color wave, while the moist earth was laughing below. पोइट कहते हैं दोस्तों कि जो क्लाउड हैं वो चमकीले सूरज को भी ढक देते हैं और चंद्रमा को भी ढक रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई ब्रिज बना रहे हैं या तो कोई रूफ है जो कि ओशियन के ऊपर है और वो चंद्रमा और सूरज इसमें छिप जाते हैं। वो माउंटेन जो है वो उस रूफ को तोड़ता हुआ उस चंद्रमा से मिलने जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो रूप से भी आगे निकल गया है। इसके बाद पोएट कहते हैं कि जब बादल गरजता है तो एक रेनबो आता है जो कि 7 कलर्स का होता है। ऐसा लगता है वो 7 कलर्स को देख करके कि दुनिया की सारे रंग इसी में हैं और इसी से बने हैं हमारे कलर्स और कलर भरी दुनिया। रेनबो ही सब में रंग भरते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि पेंट बिखरे हैं और ये पेंट सब में लग जाएंगे और इसी से हमारी दुनिया रंगीन दिखती है। क्लाउड को पोएट एक विक्ट्री ऑफ वॉरियर कहना चाहते हैं जो कि जीत चुका है अपनी सल्तनत में और अपनी कलर्स को चारों ओर फैला चुका है। एक अर्ध गोले सा लग रहा है जैसे कि वो जा रहा है और सब में रंग भरेगा। इसमें पोएट ने क्लाउड को जब वो बरसते हैं बहुत ही खूबसूरती से दिखाया और बताया कि कैसे हम इसे इमेजिन कर सकते हैं एक सुंदर दृश्य में। अब दोस्तों लास्ट स्टैंजा पे जाएंगे। 6th स्टैंजा है। आइए देखते हैं लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहते हैं। आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ एंड वाटर एंड द नर्सलिंग ऑफ द स्काई। आई पास थ्रू द पोर्स of the ocean and soars. I change, but I cannot die. After the rain, when with never a strain, the pavilion of heaven is bare, and the winds and sublimes with their convex gleams build up the blue dome of air. I silently laugh at my own cenotaph, and out of the caverns of rain, like a child from the womb, like a ghost from the tomb, I rise and unbuild it again. इस स्टैंजा में पोएट शुरुआत करते हैं कि क्लाउड जो है वो बोल रहा है कि मैं पानी और अर्थ का बेटी हूँ। ये जो स्काई है वो मेरी केयर टेकर है। ये जो बादल हैं वो बरसते हैं फिर नीचे जाते हैं और फिर ऊपर आ जाते हैं। उनका शेप भले ही बदल जाता है पर वो कभी मरते नहीं। वो क्लाउड हमेशा जीवित रहते हैं। ये जो स्काई है वो ये सोचता है जब क्लाउड चले जाते हैं कि अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, पर वो क्लाउड कभी मरते नहीं, फिर वापस आते हैं और हंसते हैं। लगता है जैसे छोटे बच्चे हैं या फिर एक घोस्ट हैं। क्लाउड बच्चों की तरह बुम भी करते हैं और एक भूत घोस्ट की तरह डुम भी करते हैं। ये पूरे स्काई को फिर से कवर कर लेते हैं जैसे कि वो उसे चिढ़ा रहे हों कि मैं जाके भी वापस आ गया हूँ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी क्योंकि मैं अर्थ और पानी की बेटी हूँ और उन्होंने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, सूरज के साथ आऊँगी और सूरज के साथ चली जाऊँगी।
ऐसा मत सोचना, मैं मून के साथ भी आऊंगी और सन के साथ भी। हाँ, मैं उन के साथ उनके पीछे पीछे जरूर जाऊंगी, पर मैं कभी खत्म ना होंगी। देव स्काई तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे साथ रहकर मैं इन नेचर की चीज़ों में जान भरूंगी, फिर वापस आऊंगी और फिर जान भरूंगी। यही मेरा काम है। मैं अमर हूँ क्योंकि मैं धरती और पानी की बेटी हूँ। इस पोयम में क्लाउड को पोएट ने अमर बताया है और हमें बहुत सारे नेचर की चीज़ों से भी मिलवाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट